So, very good evening to all of you. Good evening, Garima, Pratibha, Priyanka, Sanjeev, and Shaurya. गुड इवनिंग मैम. So, आपको वो डिटेल्ड पीपीटी मिल गई थी सैटरडे को? यस मैम, मिल गई थी. पढ़ा आपने? थोड़ा बहुत देखा उसको? So, and have you all solved these questions? I have also shared the sheets also. तो questions किए आपने sheet वाले? यस मैम. तो हम डिस्कस कर लें. संजीव, प्रियंका, प्रतिभा, करिश्मा, क्वेश्चंस किए थे शीट वाले? मैम थोड़े से किए थे, थोड़े बाकी हैं. कब तक करोगे बेटा? संडे भी निकाल दिया बीच में. क्यों क्वेश्चंस क्यों नहीं किए? ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको तो इसमें हार्डली आधे घंटे में कर लेना चाहिए था. आधे घंटे पे बहुत ज्यादा है. एग्जाम में तो विद इन 15 to 20 मिनट्स में चीज पूरा कर लिया जाता है. क्यों नहीं किया? ओनली हाफ किए. डन. किसने किया? प्रियंका, वेरी गुड. तो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जब आपको टाइम मिलेगा, आप बिजी भी बहुत है, टाइम निकाल के कभी कर लीजिएगा. So, question number 1. Which act has imposed absolute imperial control over India by East India Company? इसका मतलब ये, हाँ, क्या आंसर? 1858. मतलब कि जब उन्होंने कह दिया कि अब क्वीन का रूल इंडिया में चलेगा. ठीक है. इंपीरियल वर्ड का मतलब होता है 1858. वेरी गुड. 1858. Very good, Shaurya and Priyanka. Good. Now, question number 2. Which act had allowed Christian missionaries in India? कौन से एक्ट ने अलाउ किया था क्रिश्चियन मिशनरी को इंडिया में? चार्टर एक्ट 1813. 1813. वेरी गुड. 1813. और बाकी लोग मैम इसके बारे में तो हमने पढ़ा नहीं था बेटा. मैंने वो शीट आपको इसीलिए डिटेल शेयर कर दिया और मैं अभी आपको डिटेल बताते भी जा रही हूँ ये क्या है. देखो, ये जो 1813 है, 1813 में क्या कहा गया कि इनके पास दो चीजों का ट्रेड मोनोपोली थी. एक थी टी की और चाइना के साथ भी इनकी ट्रेडिंग चलती थी. तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कहा कि चाइना से ट्रेड और शुगर से जो ट्रेड है उसको छोड़ के बाकी और जितने भी ट्रेड होंगे उसमें अदर यूरोपियन कंपनियां भी इंडिया आ सकती है. ठीक है. और दूसरा चीज कहा गया कि अब क्रिश्चियन मिशनरी, मतलब कि इंग्लैंड में जो मिशनरी का क्या मतलब होता है, जो अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करे. ठीक है. तो क्रिश्चियन मिशनरीज को कहा गया कि आप इंडिया जाओ, इंडिया में क्रिश्चियनिटी को आप प्रमोट करिए. ठीक है. तो वहां से 1813 का जो आपका एक्ट है वो क्रिश्चियन मिशनरी के लिए है. और दूसरा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल और केवल शुगर और चाइना के साथ जो ट्रेड है उन्हीं में क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी. ठीक है. तो ये था आपका 1813 का एक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Who had presented an objective resolution in parliament? पार्लियामेंट में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, सॉरी, इन पंडित जवाहरलाल नेहरू. हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू. ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई तो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके जवाहरलाल नेहरू आते हैं कि हमारा जो बनने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा. ठीक है. हम अपने इंडिया को कैसा बनाना चाहते हैं तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं. अब वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसका गोल क्या होगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, ये सारा कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में डिटेल्ड में था. और ये कौन लेके आया था? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल. अब ये कौन सी डेट को आया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास प्रेजेंटेड ऑन व्हिच डेट? 22nd Jan 1947. 13 दिसंबर. 13 दिसंबर 1946. वेरी गुड. ये इसका मतलब ये था कि अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ला दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उस पर डिबेट होगी. अब आप इसको बाय एलिमिनेशन भी देखो कि हमने ये बताया था कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनना था वो 46 से ही शुरू हो गया था. बताया था कि नहीं कि 46 से ही कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया था. अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाएंगे तो इसका मतलब 46 में ही सोच लिया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाएंगे. पहले तो बनाएंगे तब तो कुछ दिन बनाने में भी तो कुछ टाइम लगेगा. तो इसका मतलब 46 में ही ये चीज सोच ली गई कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाएंगे. तो आपको जो डाउट है वो इन्हीं दोनों में होना चाहिए. ये दोनों ऑप्शन तो आपको एलिमिनेट कर देना चाहिए था कि ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने 46 से बनाना शुरू कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये वो चीज है जिसमें ये बताया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा. तो इसका मतलब अब कैसा होगा ये तो बनाते समय ही सोचेंगे ना. तो या तो ये 1946 ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा.
ठीक है, इसमें से भी अगर हमें तुक्का लगाना है तो ऑब्वियसली जो पहले होगा वही सही होगा, तो 13 दिसंबर आपका विल बी द राइट आंसर। इन केस अगर आपको नहीं दिया है तो आप थोड़ा सा अपनी जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो क्लास में लेक्चर समझ रहे हैं या पीपीटी पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए कि क्या नहीं हो सकता, उसके हिसाब से आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच एक्ट हैड डिवाइडेड इंडिया? इंडिया का जो डिवीजन हुआ, डिवीजन मतलब इंडिया और पाकिस्तान में जो डिवीजन हुआ, तो कौन सा एक्ट था? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट को कहते हैं। और दूसरा एक उस सब, हाँ दोनों है बेटा, इसलिए कि जो उस समय वॉइस राय थे वो थे माउंट बेटन, ठीक है, तो इस एक्ट को माउंट बेटन प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि ये उन्होंने ही कहा था कि हमें इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए एंड बी, ठीक है, क्लियर हुआ क्यों इसका ए एंड बी होगा? श्योर है संजीत, प्रियंका और गरिमा, करिश्मा, ठीक है, श्रेयांश, प्रतिभा आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया था बिल्कुल भी? I have done. You have done. And what about Deepti? Deepti and Shreyansh and Titikya. What about you guys? Karishma, you? And Sandeep and Sanjeet. आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं? जी मैम। किए, सारे क्वेश्चंस कर लिए थे? जी। तो अब आंसर करते जाइएगा ताकि इसको चेक भी कर सके, मुझे भी पता चले, हो सकता है मैं कुछ गलत बता दूं तो आप मुझे करेक्ट कर दोगे ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाते हैं। इंडियन फ्लैग हैड बीन अडॉप्टेड ऑन, किस दिन इंडियन फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था? क्या आंसर है? 22nd July 1947। 1947. वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्वेश्चन आपका सीएचएसएल में आ चुका है, तो आपने देखो विद इन सेकंड से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। Now, what is the strength of Constituent Assembly before partition? मतलब जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग थे? 396 389 था मैम, 389 था। आप एक बार वापस से जो पीपीटी डिटेल वाली शेयर हुई इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो 389 था। बाद में क्या होता है कि जो लोग जब इसमें क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी तो उसमें क्या था कि इंडिया के लोग भी थे, प्रिंसली स्टेट वाले भी थे, और वहां इसमें वो लोग भी थे जो मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करते थे। जब पाकिस्तान बन गया तो जो लोग मुस्लिम लीग थी जो मुस्लिम को रिप्रेजेंट करती थी वो तो पाकिस्तान चले गए। तो वो लोग जो मुस्लिम लीग की टिकट से उसमें जीते थे या बैठे हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, वो भी चले जाते हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ बचती है वो 286 या 287 की ही बचती है, या इसको एक बार कंफर्म कर दीजिएगा पीपीटी में कि हमारे पास बचते कितने हैं, और जो पहले थे वो 389 था, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने चेक किया है मैम, क्या बेटा? 299 आफ्टर पार्टीशन 299 आफ्टर पार्टीशन, जब पार्टीशन हो जाता है तो 299 बचते हैं, क्योंकि बाकी लोग 81 आई थिंक 81 लोग चले गए थे हमारे पाकिस्तान में। Now next question, how many members are nominated from princely state in the constituent assembly? जो princely state यानी राजे महाराजे थे 93 93 बाकी लोगों ने नहीं किया। सुमित, मैम एक्चुअली मेरा एक डाउट है इसमें। जब मैंने पीपीटी में पढ़ा था तो उसमें ये लिखा था कि हमारे 389 मेंबर्स थे हमारा पार्टीशन से पहले, और पार्टीशन के बाद हमारे 299 मेंबर्स हो गए, जिसमें से 229 थे वो ब्रिटिश प्रोविंस के थे एंड 70 वर नॉमिनेटेड फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। तो मैम उसमें 71 या 91 लिख रहा है, एक बार चेक करके बताओ प्लीज चेक। हाँ, मेरे पीपीटी में 70 लिखा कि 70 वर नॉमिनेटेड फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट, कि मैंने गूगल करा था तो उस पे 93 लिखा हुआ था, इसलिए हाँ 93। एक मिनट, और कोई बताएगा? आप लोगों ने पीपीटी चेक की है तो एक बार मुझे बता दो किसमें क्या लिखा हुआ है। मैम मैंने क्लास में जब डिस्कशन हुआ तभी मैंने लिखा था 93 है मेरे पास, 93 प्रिंसली स्टेट और 296 पार्टली इलेक्टेड, तो टोटल आपका 389। एक काम करते हैं, मेरे पास अभी वो पीपीटी नहीं है बट आई विल रीचेक इट कि क्या उसमें ऐसा लिख गया है, ठीक है। तो ऐसा है तो फिर दैट मतलब वो तो बिल्कुल आपका टोटली गलत है कि 73 तो नहीं थे, ठीक है। तो आई विल रीचेक कि जो पीपीटी आपके साथ शेयर है उसमें क्या लिखा होगा, ठीक है। देन आई विल टेल मैम 93 ही होगा ना, 93 में से हम इसको क्वेश्चन नंबर 8 को भी पॉज पे डाल देते हैं,
एक बार मैं रीचेक कर लूं, फिर आपको वहां पे पीपीटी में करेक्ट कराते हैं, ठीक है? ओके मैम। 93 कंफर्म है मैम जी। नहीं वो तो ठीक है, पीपीटी भी चेक कर लेते हैं ना किसमें क्या लिखा है, वो हमेशा आपके पास रहेगी, है ना? क्वेश्चन नंबर 9 का आपने क्या डाला? हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? राजेंद्र प्रसाद। एक मिनट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट होगा। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उसके सबसे सीनियर मेंबर थे, सीनियर मतलब एज वाइज, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सबसे सीनियर थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है वो सबसे सीनियर रहते हैं, उनको कह देते हैं कि तुम बन जाओ यहाँ के प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट वो बन जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फिर अगले दिन कराया जाता है इलेक्शन। इलेक्शन में सब लोगों ने फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है? अगर ये आता है कि हु इज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट, तो आपके राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। भूलिएगा तो नहीं? क्लियर हुआ? मैम एक डाउट है मैम, Yes, ma'am. ये क्वेश्चन को जो सच्चिदानंद सिन्हा है वो टेम्पररी चेयरमैन थे इनिशियली। नहीं, ये जो टेम्पररी चेयरमैन थे, ये अगर वो टेम्पररी भी थे तो फर्स्ट कौन थे, पहली बार कौन बने थे? अगर टेम्पररी भी थे मतलब ये था कि इलेक्शन नहीं हुआ था उस समय, ठीक है? इलेक्शन नहीं हुआ तो वो सबसे सीनियर थे एज वाइज, तो जब वो एज वाइज सबसे सीनियर थे तो उनको उस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया कि मतलब उस दिन का चेयरमैन या उसी चेयरमैन को हम फर्स्ट प्रेसिडेंट कहते थे, ठीक है? तो ये क्या है? फर्स्ट प्रेसिडेंट है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये फर्स्ट चेयरमैन कह लीजिए या फर्स्ट प्रेसिडेंट कह लीजिए, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है तो जो राजेंद्र प्रसाद है वो इलेक्टेड, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ठीक है? कंफ्यूज मत करिएगा इसमें। अभी क्लियर हुआ? किसने पूछा था? संजीत ने पूछा था। ओके जी 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 मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो अभी अब बताओ इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? हु इज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राजेंद्र प्रसाद। अगर आपने वहां पे ए यहाँ पे टिक किया है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? इस वाले क्वेश्चन का 10th का आंसर ए होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन? जब सोर्सेस पढ़ रहे थे तो ये सारा कुछ पढ़ा था मैम ब्रिटिश पढ़ा था हमने। पर इसमें ऑप्शन है यूके होगा ना? अच्छा, ऑप्शन ही नहीं है इसका, ऑप्शन ही नहीं है यूके का। यूके कर दो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी का, सी हो जाएगा। अब तो ये से सार हटा दे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट। वेरी गुड कि आप लोग इतने अवेयर है कि क्वेश्चन भी देख ले रहे हो, तुक्का तो नहीं लगा देते। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, जुडिशियल रिव्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री? जुडिशियल रिव्यू का यूएसए। यूएसए। और अच्छा ठीक है, गुड। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल राइट हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री? यूएसए। वेरी गुड। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? यूएसए। ब्रिटेन। Joint sitting of parliament has been taken from? ऑस्ट्रेलिया। Very good, very good. Election of the Rajya Sabha member has been taken from? Election कहाँ से लिया गया था? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। Very good. बाकी सब नहीं बता रहे आंसर। कितने लोग बता रहे हैं? Only साक्षी, संजीत, दीप्ति, and Shauri, and Priyanka also. And what about the Kritikya and Anamika and गरिमा, करिश्मा, प्रतिभा? I want कि सारे नया नेम यहाँ पे आए। The Singh, संजीत, शौर्य, सुमित, why you all not answering? मैं तो आंसर कर रहा हूँ। कौन आंसर कर रहा है? सॉरी आंसर कर रहे हैं। और Okay. And what about the ये प्रियंका? Why are you not answering? करिश्मा is not answering. Try to answer. देखो, इसलिए हमें आंसर करना। आई नो कि आप सब लोगों को आता होगा, मुझे पता है कि आप सब लोगों को ये सारी चीजें रटी होंगी, इसलिए आप नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप आंसर करो ताकि मुझे थोड़ा थोड़ा सा पता चलता रहे कि आपको भी क्लास ठीक लग रही है, इसलिए आंसर कर दीजिए, ठीक है? वीडियो कौन सी जा रही है आप लोगों के पास? सिर्फ संदीप के पास हो रही है। ओके, तो आप इसलिए I mean, जब से मैं लेक्चर चालू हुआ तब से ऐसा बीच में हो ही रहा है। एंड अदर स्टूडेंट्स दे वर आल्सो सेइंग इन द ग्रुप दैट साइट का थोड़ा इशू चल रहा है। एंड लास्ट लेक्चर में भी सर बोले कि सर ने लेट स्टार्ट किया 10 to 15 मिनट्स, वो भी बोल रहे थे साइट का थोड़ा इशू था शायद। ओके,
इट्स ओके, बट एक्चुअली मैं इसलिए बार बार एम्फसाइज करती हूँ आंसर करने के लिए, ताकि जब एग्जाम टाइम में ना, जब हम कुछ आंसर कर देते हैं और या तो वो सही होगी तो वो तो आती ही होगी, गलत होगी और जब सही किया जाता है, वो करेक्ट किया जाता है, तो फिर वो हम कभी भूलते नहीं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज टेकन फ्रॉम, ये तो आपने बताया था, क्या आंसर है इसका? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया। And fundamental duties has been taken from USSR। very good, USSR। very good. Residuary power has been taken from Canada। Canada, very good. कनाडा। बहुत अच्छे। कनाडा। And part 3 of the constitution is dealing with USA part 3 फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल very good. राइट्स। अच्छा, पार्ट 4 किससे रिलेट करता था? डायरेक्टिव Part प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव four, प्रिंसिपल्स। DPSP। फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, पार्ट 4 है। पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट। कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन में तो है लेकिन हम उसको Part एक्सरसाइज नहीं करते? 7 Part 7। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड क्वेश्चन नंबर 21 बताइएगा, व्हिच पार्ट इज डीलिंग विद इलेक्शंस? इलेक्शन से 15 वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22, पार्ट 20 किससे रिलेट करता है आपका? अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत अच्छे। टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23, इमरजेंसी पावर इज गिवन 18 बहुत अच्छे। फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन व्हिच पार्ट? कौन से पार्ट में पार्ट 3। अच्छा, पार्ट 5 किससे डील करता है? यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन एग्जीक्यूटिव, बहुत अच्छे। पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट। पंचायत कौन से पार्ट में है? 9। अगर इन केस मुझे लगता है कि अगर आप भूल भी जाओगे इन केस, तो ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा। एज इट ऑप्शन देख के तो याद आ ही जाएगा, है ना? मैम एक्चुअली मैंने ये सब कुछ ना सीरियल वाइज याद किया, तो मेरे से ना एकदम ऐसे डॉजिंग में एकदम याद ही नहीं होता, लेकिन अगर मैं सीरियल वाइज एक जगह लिख लूंगी तो मेरे को याद रह जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे ना तो वहां पे मतलब थोड़ा सा टाइम लेके जस्ट क्लोज योर आईज और आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो याद आ जाएगा आपको। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 25, इसका क्या आंसर है? सिटीजनशिप कौन से पार्ट 2। ऐसे गलती मत करिएगा एग्जाम में, क्योंकि हमें इसी ह्यूमन एरर से ही मतलब लगता है ये आया, ये थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन है, हम देखो कैसे तुरंत टिक करते हैं। और फिर उसमें क्या होता है कि एक छोटी सी मिस्टेक से एक क्वेश्चन जो इजी वाला क्वेश्चन अगर वो गलत करते हैं तो हम 500 लोगों से सीधा पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी इजी क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो लगभग सबके सही है ना। अगर इसमें भी हम गलत कर देंगे तो हम तो वैसे ही लिस्ट से बाहर हो गए। अब हमें एच लेने के लिए अब हम जब आगे अब शुरू कर रहे हैं अपने पार्ट 1 से, यहाँ के जो क्वेश्चन है थोड़ी सी ट्रिकी बनेंगे। तो ये क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन है जहाँ पे लोग गलत करते हैं और इसको आपको सही करके अपनी पोजीशन को क्या करना, स्ट्रॉन्ग कर लेना है लिस्ट में, श्योर कर लेना है कि यू विल हैव टू बी इन द लिस्ट। और वो क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं करने का, सब सही करेंगे। और जल्दबाजी में हम उन्हीं क्वेश्चन को गलत करते हैं जो एक्चुअली सब सही करते हैं। दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन एरर। तो ह्यूमन एरर्स को हटाना है। अब हम आ जाते हैं पार्ट 1 पे। इसके पहले का कोई डाउट है तो आप पूछ लो, अदरवाइज मैम मेरे को एक डाउट है। एक्चुअली मैंने अभी शायद 5 मिनट लेट ज्वाइन किया था, तो मैंने सेकंड क्वेश्चन मिस कर दिया था, जिसका ये क्वेश्चन था कि विच एक्ट हैड अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया। तो ये पीपीटी में मेंशन नहीं था, तो ये मेरे को पता नहीं लग पाया। बता देते हैं। देखो क्या था कि 1813 में जैसे यहाँ पे जो कंपनी आई थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इंग्लैंड की जो महारानी क्वीन एलिजाबेथ थी, उन्होंने एक कंपनी को बोला ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कि तुम जाओ और यहाँ पे जाके इंडिया जाकर ट्रेड करना। ठीक है, तो जब वो इंडिया आते हैं और वहाँ यहाँ ये लोग बहुत एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। ठीक है, तो जब ये वापस जाते हैं ऑल दैट थिंग वी ऑल नो कि 1773 का रेगुलेटरी एक्ट आता है। जब 1813 का एक्ट आता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वो उस समय शुगर और चाइना से भी ट्रेड करते थे। तो 1813 के एक्ट में ये कहा गया कि शुगर और चाइना के ट्रेड को छोड़ के बाकी कोई भी ट्रेड पे इनकी मोनोपोली नहीं होगी और यूरोपियन कंपनियां भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और दूसरी बात ये कही गई, मतलब उस चार्टर एक्ट में ये बोली गई
कि क्रिश्चियन मिशनरीज का मतलब होता है जो लोग अपने रिलीजन को प्रोपेगेट करें, उनको इंडिया भेजा गया। अब देखो जैसे कि होता है, हम किसी सामान को कब खरीदेंगे, जब हम उस मतलब वो सोचे कि ये डेफिसिट है हमारे लाइफ में। अब हम फेयर एंड लवली को खरीदते भी कब है, जब कोई आके बताता है कि हमारे इसमें इतनी डल है, तो अगर ये लगाएंगे तो हमको पता मतलब कि क्या करना है, उस चीज की नीड लानी है, ठीक है। तो इंडिया तो हिंदू और मुस्लिम तो यही रिलीजन को फॉलो करता था, क्रिश्चियन को तो फॉलो करते नहीं थे। तो इन्होंने कहा वहां के पार्लियामेंट में कि क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा कि तुम जाओ और इंडिया में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करो। तो 1813 के एक्ट में पहली बात ये बोली गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल शुगर और चाइना के ट्रेड पे पूरी तरीके से फोकस रहेगी। और दूसरी बात ये कही गई कि ईस्ट इंडिया सॉरी जो क्रिश्चियन मिशनरीज है, आप इंडिया जाओ और क्रिश्चियनिटी को इंडिया में प्रमोट करिए, जिससे कि क्या हो, लोगों को पता चले कि क्रिश्चियन ऐसे है। तो जब हम उनके बारे में जानेंगे, उनका इतना प्रचार होगा, जैसे कि हमारे टीवी एडवर्टीजमेंट होते हैं ना, कि इतना ज्यादा एडवर्टाइज करो कि हमें अच्छा लगने लगे और हम उन चीजों को क्या करें, खरीदना शुरू कर दें। क्लियर हुआ दिखती है आपको? यस मैम, यस मैम, क्लियर हो गया। वाइट मैन बर्डन, राइट, वाइट मैन बर्डन इज गिवन बाय द एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने ये बोला था कि हम क्या कर रहे हैं, ये लोग ऐसे जाहिलों को एटिकेट, ये कहते हैं कि असभ्य को सभ्य बनाने। वाइट मैन का बर्डन है, गोरे लोगों पे ऐसा भार है, किसने डाला है, गॉड ने, कि तुम जाओ और जो लोग गोरे नहीं है, उनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं, और आप जाके उनको क्या करिए, एटिकेट सिखाइए। तो दिस इज कॉल्ड द वाइट मैन बर्डन। अब हम आ जाते हैं आपके पार्ट 1 पे। और कोई डाउट है? मैम एक और डाउट है मेरे को। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि विच एक्ट हैज इम्पोज्ड एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल ओवर इंडिया बाय द ईस्ट इंडियन कंपनी, एंड हमने इसका आंसर 1858 मार्क करा है। लेकिन जो पीपीटी है उसमें लिखा था कि 1858 में द रूल ऑफ कंपनी इन इंडिया एंडेड एंड दैट ऑफ द क्राउन बिगेन। तो मतलब वो क्राउन का रूल स्टार्ट हुआ और कंपनी का रूल खत्म हो गया। लेकिन इसमें तो लिखा है कि इंडिया का जब एब्सोल्यूट हो गया, तो इसका मतलब मेरे को समझ नहीं आया ये क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन का मतलब समझो, which act has imposed imperial control का मतलब समझते हो? सॉरी जस्ट जहां पे भी इंपीरियल रहता है ना, इंपीरियल का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू द मोनार्क। मोनार्क मतलब किंग या क्वीन, उस वर्ड को रिफ्लेक्ट करता है आपका इंपीरियल। इंपीरियल मतलब जिनके ऊपर कोई नहीं है, इंपीरियल इज समथिंग रिलेटेड टू द रॉयल्स, ठीक है। तो अब किस एक्ट ने मोनार्की के कंट्रोल को एस्टेब्लिश किया, किसके ऊपर? ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर मोनार्क का जो है रूल किसने एस्टेब्लिश किया? तो आपका 1858 होगा। अभी क्लियर हुआ दीप्ति? यस मैम, अब मेरे को समझ आ गया। मेरे को क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा था पहले। ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। थैंक यू मैम। तो अब हम आ जाते हैं आपके पार्ट 1 पे। और कोई डाउट है तो आप पूछ लो। साक्षी, आपको समझ में आ रहा बेटा? प्रियंका, करिश्मा एंड सुमित सिंह, बितांशु, अनिरुद्ध, अनामिका, वेयर आर यू गाइस? अबीर, आकाश, क्लियर मैम, सब कुछ समझ में आ रहा है? Yep. Okay. तो जब सब समझ में आ रहा है तो मैं पूछूंगी, तो फिर आप लोगों को फिर फटाफट बताना। अब ये इन्हीं लोगों को बताना है, बाकी जो लोग बता रहे थे उनके अलावा अभी जिनका नाम लिया है ये बच्चे बताएंगे, ताकि फिर लगे कि हाँ हम सब मिलके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं पार्ट 1 पे। ये पार्ट 1 क्या है, जैसे हमने पहले ही पढ़ लिया था कि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो आपने अलग से लिस्ट पढ़ी थी ना। अब उन पार्ट्स को और राइट्स को और आर्टिकल्स को हम अलग वे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला पार्ट है पार्ट 1। ये किसकी बात करता था कि इंडिया एक यूनियन होगा और उसके स्टेट की टेरिटरीज होंगी। अब हमने पहले दिन क्या बात की थी कि हर पार्ट में कुछ आर्टिकल्स है, ठीक है। तो पार्ट 1 में टोटल 1 to 4 यानी कुल 4 आर्टिकल्स है। टोटल 4 आर्टिकल्स आर देयर इन द पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में टोटल 4 आर्टिकल है। और पार्ट 1 बात किसके बारे में करता है? यूनियन और इट्स टेरिटरी, यानी इंडिया जो यूनियन है और उसमें कौन कौन से स्टेट्स की टेरिटरी आएगी, ये बताता है आपका पार्ट 1। तो अब हम देखते हैं एक एक आर्टिकल में क्या है। तो आर्टिकल 1 कहता है इंडिया और भारत। तो एक चीज आप इसमें गौर करिएगा, ध्यान से देखिएगा कि इंडिया और भारत, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के दोनों ही नाम लिखे हुए हैं, इंडिया भी है और भारत भी है, ठीक है। कंफ्यूज मत करिएगा, क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा भी गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देश को, नेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो उसमें इंडिया, भारत और भारतवर्ष, इस तरह की चीजें दी हुई है। तो लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है
उसने इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट किया, दोनों नामों से, इंडिया और भारत। इंडिया या भारत क्या होगा, ये यूनियन है किसका, स्टेट्स का। इंडिया या भारत ये क्या है, यूनियन है किसका, स्टेट्स का। अब अगर स्टेट का है तो कौन कौन चीजें होंगी कि मतलब जो है इसमें कौन कौन सी चीज शामिल हो रही है। तो पहली है टेरिटरीज ऑफ स्टेट, मतलब ये अगर इंडिया है तो कहां से कहां तक यूपी होगा, ठीक है, ये मान लो यूपी हो गया, कहां से कहां तक एमपी होगा तो ये सारी चीजें डिफाइन की गई है आपके पार्ट 1 के आर्टिकल 1 में, सॉरी, कि कौन कौन सा जो मतलब इंडिया में स्टेट और स्टेट की बाउंड्रीज। दूसरा चीज जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है आपका डाइवर्सिटी ऑफ यूनियन टेरिटरीज। इसका मतलब स्टेट और दूसरी बात कौन सी, यूनियन टेरिटरीज, यूटी, जैसे आपका दमन एंड दीव है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, पहले तो टेरिटरी ऑफ द स्टेट एंड टेरिटरीज ऑफ द यूटीज। अब कुछ स्टेट जो कि एक्वायर किए जाएंगे, एक्वायर का मतलब अभी वो इंडिया के पार्ट नहीं है। अब जब इंडिया को मिली थी तो कुछ स्टेट ऐसे थे जो अभी आप देखते हो इंडिया के मैप में, वो उस समय इंडिया के पार्ट नहीं थे। क्यों, क्योंकि जैसे कि उस समय जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी तो आपको पता होगा कि यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स बहुत सारे थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल है और उनके साथ उनके जो मतलब पीए थे वो थे कृष्णा मेनन, इन लोगों के ऐसे एफर्ट्स से और इनकी डिप्लोमेसी से जो प्रिंसली स्टेट है उनको इंडिया में एनेक्स कराया गया। इसके अलावा जैसे गोवा था, गोवा पे पोर्टुगीज बसे हुए थे, उनको उससे खाली कराया गया। तो इसका मतलब उन स्टेट्स के बारे में जो कि हम इंडिया को एक्वायर करेंगे बाद में। तो क्या है आर्टिकल 1, सिंपली याद रखना है आर्टिकल 1 किसके बारे में बात करता है कि इंडिया और भारत, इंडिया या भारत क्या है, यूनियन है स्टेट्स का। अब इसमें टेरिटरीज की बात की गई, किसके, स्टेट के। दूसरा यूटीज के, और जो भी स्टेट अगर अडॉप्ट हुए कराए जाते हैं या एक्वायर किए जाते हैं तो उनके बारे में आर्टिकल 1 में गिवन है। सेकेंड आ जाते हैं आपके आर्टिकल 2 में। अगर किसी नई टेरिटरी को इंडिया में अडॉप्ट कर लिया गया तो उसकी बाउंड्री कहां से कहां तक होगी, नई टेरिटरी, तो उस जो बाउंड्री कहां से कहां तक होगी या उस स्टेट का क्या नेम हम रखेंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, दैट विल नॉट बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, समझ रहे इसका मतलब कि अगर कोई नया राज्य, कोई नया स्टेट बनाया जाता है, अभी इंडिया में जब वो मतलब कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में सॉरी इस इंडिया में कोई नया स्टेट जुड़ जाए, ठीक है, मान लो ये गोवा ही जुड़ गया, ठीक है, ये नया स्टेट जुड़ रहा है इंडिया में, वो अभी जब इंडिया को फ्रीडम मिली तो इसका पार्ट नहीं है। अगर इस स्टेट की टेरिटरी डिफाइन करनी कि कहां से कहां तक गोवा होगा, ठीक है, या इस स्टेट का क्या नाम होगा, ये हमेशा और हमेशा जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी। इसके पीछे का लॉजिक समझिए कि यहाँ पे तो बहुत सारे स्टेट है ना, 28, अभी तो हमारे पास 28 है, तो क्या 28 जो स्टेट है अगर उनसे पूछा जाएगा कि तुम बताओ इनका क्या नाम रखा जाए, तो उनमें क्या होगा, आपस में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ और कहेगा। इस तरह की चीजें ना हो, इसको हटाने के लिए ये कहा जाता है कि यूनियन गवर्नमेंट ही ये बताए कि किसी स्टेट का क्या नेम होना चाहिए और उसकी टेरिटरी कहां से कहां तक होनी चाहिए। अगर कोई टेरिटरी, अगर हम ये छोड़ देते कि कोई स्टेट बताए, तो गोवा मुंबई के बगल में है ना, तो मुंबई कहेगा कि नया राज्य क्यों बनाना, गोवा को भी मुंबई में मर्ज कर दो, है ना, महाराष्ट्र में मर्ज कर दो, तो महाराष्ट्र एक और बहुत बड़ा सा राज्य बन जाएगा, बहुत बड़ा सा स्टेट बन जाएगा। तो इसलिए कोई भी न्यू स्टेट अगर बनता है उसकी टेरिटरी कहां से कहां तक होगी, एंड सेकंड थिंग उस पर्टिकुलर स्टेट का क्या नेम होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। गेटिंग और नॉट, क्लियर हुआ इतना आपको? मैम तेलंगाना जब आया, हेलो, हाँ प्लीज आस्क मैम जब तेलंगाना जब आया उसका नाम वो तो यूज, हाँ अभी बताते हैं इसको, अभी तो हमने, हाँ प्लीज लिसन, अभी ये थोड़ा सा आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 पे आ जाइए तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आर्टिकल 3 ये उन स्टेट्स की बात करता है जो ऑलरेडी इंडिया में है, अभी वो अलग मतलब कहीं से इंडिया में एनेक्स नहीं कराए गए हैं, एक्वायर नहीं है, पहले से इंडिया में है, उनका अगर नेम चेंज करना है, उनकी बाउंड्री चेंज करनी है, दोनों बातें कैसे होंगी। मान लो बिहार था, बिहार एक बहुत बड़ा स्टेट था, उस बिहार को मतलब उसका पार्टीशन किया गया और बिहार और झारखंड दो नए स्टेट बने। अब बिहार की टेरिटरी कहां से कहां तक होगी, झारखंड की टेरिटरी कहां से कहां तक होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, यूनियन गवर्नमेंट। अदरवाइज क्या होगा, फिर अगेन वही सेम सिचुएशन की कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा स्टेट में। उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कोई स्टेट ऑलरेडी इंडिया का पार्ट है, उसकी बाउंड्री चेंज करनी है या उसका नेम चेंज करना है। जैसे आपका तेलंगाना था, सॉरी आंध्र प्रदेश था, तो आंध्र प्रदेश डिवाइडेड बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, है ना,
तो अब कहाँ से कहाँ तक तेलंगाना होगा या कहाँ से कहाँ तक आंध्र प्रदेश होगा, या आप उनके कैपिटल को देख लो, अमरावती नाम हो रहा है, तो 4 प्लेसेस को जोड़ के कैपिटल बनाने की बात हो रही है। तो दीज थिंग्स विल बी डिसाइडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो आर्टिकल 2 नए स्टेट को जोड़ने की बात करता है, अगर कोई नया स्टेट एक्वायर होगा तो। आर्टिकल 3 बात करता है कि कोई स्टेट अगर एग्जिस्टिंग है, पहले से इंडिया में है, उसकी बाउंड्री को चेंज करना है या उसके नेम को चेंज करना है, तो ये बात कौन करेगा? आपका आर्टिकल 3। कोई डाउट इसमें? इतना क्लियर हुआ? अनामिका, अनिरुद्ध, बितांशु? नो मैम, क्लियर। कोई डाउट? सब क्लियर? प्रियंका, साक्षी? क्लियर मैम। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 4 पे। ये आर्टिकल 4 क्या है कि अगर अभी इस पे अभी आप इतना फोकस मत डालिए, क्योंकि अभी हमें मेजॉरिटी को पढ़ना है, आपने नहीं पढ़ा है इसलिए ये चीजें आपको नहीं क्लियर होगी कि अगर किसी स्टेट के नेम को या बाउंड्री को चेंज करना है तो पार्लियामेंट में उस बिल को स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होगा। अब मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई काम हमें करना है, ठीक है, पार्लियामेंट में कोई भी काम करना है तो वो डिसाइड होता है मेजोरिटी से। मेजोरिटी का मतलब मान लो इस क्लास में हमें कोई चीज पास करानी है और इस क्लास में अभी एट प्रेजेंट में देख लो 19 स्टूडेंट्स है। अब मान लो कि मुझे कहना है कि आज से हम सब वेज को फॉलो करेंगे या हम नॉन वेज को फॉलो करेंगे, तो अब सारे लोग वेजिटेरियन, सारे लोग नॉन वेजिटेरियन तो नहीं हो सकते, तो हम यहाँ पे मेजोरिटी बनाने की कोशिश करेंगे कि चलो वोट कराते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 11 लोग, यानी हाफ कितना होगा 19 का, अगर देखो तो 10 है ना, 9 9 18 या 9.5 होगा, तो हम 10 लेके चले कि 10 लोग इस बात को कह देंगे, वही मान ली जाएगी। तो दिस थिंग्स इज नोन एज द मेजॉरिटी की मेजॉरिटी बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सारे लोग एक बात नहीं मान सकते हैं। तो जब अभी मेजॉरिटी पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि स्पेशल मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है। मेजॉरिटी इन सिंपल वे कि जितने पे हम लोगों को एग्री करा सके किसी भी मतलब लॉ को पास होने में। तो अगर आपको स्टेट का नेम या बाउंड्री चेंज करना है, very good Garima answering, maximum number of people should vote, that is known as the majority। तो जब भी हमें स्टेट की बाउंड्री या नेम को चेंज करना होगा तो उस पर्टिकुलर बिल को स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना होगा, ठीक है। तो क्या मतलब हमने क्या पढ़ा पार्ट 1? पार्ट 1 में कितने आर्टिकल है? 4 आर्टिकल है। तो पार्ट 1 में जो 4 आर्टिकल है 1 2 3 4, पहला क्या कहता है कि इंडिया या भारत यूनियन है स्टेट का। पार्ट 2 बात करता है, सॉरी आर्टिकल 2 बात करता है कि कोई नया स्टेट अगर आता है उसके बारे में बताता है। आर्टिकल 3 बात करता है कि कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है उसके बारे में ये बताता है। और आर्टिकल 4 बात करता है कि अगर उनका नेम या बाउंड्री चेंज होती है तो उसके बारे में बताता है। कोई डाउट तो आप पूछो, अदरवाइज हम पार्ट 2 पे चलते हैं। स्पीड का कोई इशू तो नहीं हो रहा है? नो मैम। No, ma'am. People of India should vote or the cabinet minister vote for the majority। बेटा एक बात बताओ, अगर पीपल ऑफ इंडिया वोट करती, हर चीज में हम वोट करेंगे, तो कैबिनेट क्या करेगी? या हम मिनिस्टर्स या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स क्यों चुनते हैं कि वो हमारे बेसिस पे मतलब हमारे हिसाब से बिल को पास कराएं? कभी भी बिल पास होगा या एक्ट बनेगा तो पीपल ऑफ इंडिया नहीं बना सकती। पीपल ऑफ इंडिया में आप मेजोरिटी नहीं बना सकते। तो पीपल ऑफ इंडिया ओनली इलेक्ट फॉर द रिप्रेजेंटेटिव, और कहीं भी मेजॉरिटी पीपल ऑफ इंडिया नहीं बनाती है, ठीक है। दीप्ति, मैम क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शुड वोट, डेफिनेटली मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट विल वोट एंड शुड वोट। एनी मोर? बितांशु एंड Abir? Where is Abir? Abir is not saying anything today. Why? मैम आर्टिकल 4 क्या है? स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, और कोई डाउट है तो आप पूछो। ओके, आर्टिकल 4 हम एक्सप्लेन। आर्टिकल 4 क्या है कि अगर किसी स्टेट के नेम या बाउंड्री को चेंज करना है तो उस बिल को, जो मतलब कोई बिल लाएंगे तभी ना उसको चेंज करेंगे। बिल कहाँ लाएंगे? हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा में। तो उस पर्टिकुलर बिल को स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। अभी हमने मेजॉरिटी नहीं पढ़ा है। मेजॉरिटी मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ पीपल शुड वोट फॉर दैट पर्टिकुलर बिल इज नोन एज मेजॉरिटी। इसमें भी अलग-अलग कॉन्सेप्ट है कि सिंपल मेजॉरिटी क्या है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या है। आगे जब हमारा मेजॉरिटी वाला सेक्शन आएगा दैट वी विल कवर। अभी के लिए आप इतना फोकस करो कि आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर स्टेट के नेम या बाउंड्री को चेंज करना है तो उस पर्टिकुलर बिल को स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। अभी क्लियर हुआ? Who's asking? I think Anamika. Anamika, now clear?
मैम प्लीज रिलेटेड विद तेलंगाना, डेफिनेटली आई एम रिलेटिंग। देखो तेलंगाना क्या था, ये जो तेलंगाना वाला इशू है, तेलंगाना क्या है, आंध्र प्रदेश का पहले क्या था, एक पार्ट था। इसका मतलब इंडिया में तेलंगाना क्या कोई नया स्टेट है? खुद आस्किंग, प्रतिभा बताओ, तेलंगाना क्या इंडिया का कोई नया स्टेट था? मतलब क्या हमने किसी और देश से एक्वायर किया था? नहीं, इंडिया का ही स्टेट था। उस इंडिया के इस पर्टिकुलर स्टेट को हमें दो भागों में बांटना था, बाइफर्केशन करना था। तो वो कौन से आर्टिकल में रिलेट हुआ? क्योंकि वो एग्जिस्टिंग था, आर्टिकल 3। वेरी गुड। तो आर्टिकल 3 से हमने क्या किया, उस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को डिवाइड कर दिया। किससे? आर्टिकल 3। क्योंकि आर्टिकल 3 बात करता है कि कोई स्टेट अगर पहले से है, उसकी बाउंड्री क्या होगी या उसकी टेरिटरी क्या होगी, वो हम डिफाइन करते हैं आपके आर्टिकल नंबर 3 से। तो तेलंगाना वाला जो इशू है वो आपके आर्टिकल 3 में आ जाएगा, ठीक है। वहां से हमने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को बांट दिया। इवन उसकी जो कैपिटल का नेम है, उसमें भी देखो जो भी डिस्प्यूट होता है वो भी क्या करेंगे, आपकी यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड, ठीक है। किसने पूछा था ये? प्रतिभा। प्रतिभा अभी क्लियर हुआ? तो मैम जलपाईगुड़ी पे जो हुआ था, मतलब कुछ बाउंड्री शेयर हुआ था बांग्लादेश के साथ, तो वहां पर भी तो सब नंबर ऑफ पीपल वो सपोर्ट नहीं किया था उस टाइम गवर्नमेंट को। तो ये कौन सी आर्टिकल में वो आया था, मतलब शेयर हुआ था वो बांग्लादेश के साथ, शेयर बॉर्डर शेयर हुआ था? वो एक्चुअली जो बांग्लादेश वाला पार्ट है वो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट है, ठीक है। देखो क्या होता है कि अगर कोई चीज सीधी सीधी है ना, ऐसे है, तो हमें पता ही है तो इंडिया में होगा या जो है बांग्लादेश में होगा या किसी भी कंट्री का कोई भी पार्ट एकदम सीधा है। अगर जो ऐसे होते हैं, ठीक है, मान लो कि ये इंडिया है, तो ये जो ये वाले हैं, नॉट विजिबल मैम। मैम कुछ लिख रहे हो क्या? अरे आई वांट टू एक्सप्लेन दिस बिल टू यू ऑल। इज इट विजिबल नाउ? Now visible? No ma'am. No No, ma'am. ma'am. Without map, I can't explain this. Now please again see. Is that visible? No ma'am. No. Nothing is visible on the board. No. Yes. Only Article 3 and Article 4 is visible, and there is no visible what you are right about the page, on the page. I think the problem is with the internet connectivity. Okay, let me explain you orally. ठीक है, जो आपका लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट था वो पर समझ में कैसे आएगा? मैम रिफ्रेश कर लीजिए प्लीज एक बार। मैंने रिफ्रेश, एक मिनट, रीलोड। सेम इशू पिछले क्लास में भी हुआ था, पिछले या उसके पिछले क्लास में भी हुआ था। Now see. Is that visible? No ma'am. No ma'am, no change. Oh God. Still the same image or slide. It is ऐसे तो मैम wasting so much आर्टिकल of भी time. आप नहीं पढ़ा सकते मैम। राइट, देखो मैं ऐसे बता देती हूँ आपको। जो बांग्लादेश वाला इशू है उसमें क्या है, जैसे आपको विजिबल होगा तो आप लेट मी नो, ताकि आई कैन एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ मैप, ताकि आपको अच्छे से इसका आइडिया लग जाए। देखो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट जो बांग्लादेश के साथ हुआ था वो हमारा, वो बांग्लादेश जो है पहले पाकिस्तानी था, तो पाकिस्तान जो है पाकिस्तान से बांग्लादेश सेपरेट हुआ है, राइट। तो कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि इंडिया, जो वहाँ के लोग हैं वो इंडिया में रहना चाहते थे, और वो बांग्लादेश और जो लैंड जो है, मतलब कितना कुछ पार्ट ऐसा, देखो कैसे बताऊं विदाउट मैप। नाउ इज इट विजिबल और नॉट? Not visible. No ma'am. No, ma'am. Not visible. अच्छा, और कोई डाउट है आपको पार्ट 1 में अपार्ट फ्रॉम दिस बांग्लादेश इशू? No ma'am. सिर्फ मतलब आप जब तेलंगाना को बोले ना मैम, उस टाइम मुझको वो केस आई थिंक मैम ये बेरुवाड़ी केस से रिलेटेड था ना मैम? क्या बेटा? एक स्पेशल नाम दिया हुआ था, लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट अग्रीमेंट। लैंड बाउंड्री डिस्प्यूटेड। हाँ, yes. तो हम एक काम करते हैं, हम आपके पार्ट 2 पे आ जाते हैं। जैसे ही आपकी विजिबिलिटी होगी आप मुझे बता देना, तो आई विल क्लियर द बांग्लादेश इशू, कि आपको वो थोड़ा सा स्लाइड में समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम पार्ट 2 पे आ जाते हैं। तो पार्ट 1 हमारी किसके बारे में बात करता है? पार्ट 2 वाला जो स्लाइड है वो आपको विजिबल है? No, ma'am. आपके पास शीट है, वो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द शीट विद यू ऑल इन द आफ्टरनून इटसेल्फ। तो आपके पास शीट्स है, शीट्स तो होंगी ना, पीपीटी होगी ना? यस मैम, आपने दोपहर में जो भेजा था वही वाला। प्लीज ओपन द शीट्स, उसमें प्लीज ओपन योर पीपीटी, उसमें सारी चीजें मेंशन है, ठीक है। तो सो दैट यू कैन कोरिलेट।
ओपन। तो हम आ जाते हैं मैम पार्ट इसका टू। परमानेंट सोल्यूशन नहीं है क्या? बेटा इसमें क्या कर इशू सकते हैं, मैम इंटरनेट का लास्ट प्रॉब्लम आ रहा है। लास्ट 2-3 क्लास में मैम सेम इशू फेस कर रहे थे हम लोग। I will ask the technical team for that. No, I can't do anything. I'm not a technical person. And Yeah, you मुझे just बस speak with them. हाँ, Yeah, हाँ, speak with the I technical will team so ask that they them can give you some idea. Yeah. obviously कि उसको इसका परमानेंट इसको रिजॉल्व किया जाए, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट में जाता है हमारा। ठीक है, आप उसको शीट को ओपन कर लो। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 पे। तो पार्ट 1 में किसकी बात की थी कि पार्ट 1 ने बात की थी यूनियन और स्टेट की। इंडिया क्या है, स्टेट्स का यूनियन है, ये बात की आपके पार्ट 1 ने। पार्ट 2 बात करता है इंडिया के लोगों की। ठीक है, इंडिया के लोगों की बात करता है आपका पार्ट 2। यानी देखो दो वर्ड होते हैं, एक है पीपल और दूसरा है सिटीजन। पीपल में कोई भी हो सकता है, मान लो इंडिया में कोई घूमने आया है, कोई यूएसए से घूमने आया और वो वापस यूएस चला जाएगा तो वो भी पीपल होगा। सिटीजन कौन होगा, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा इंडिया में रहने का, दैट पर्सन विल नोन एज द सिटीजन। ठीक है, उसको हम कहते हैं सिटीजन। तो सिटीजन इज डिफरेंट, इट्स अ लीगल टर्म एंड पीपल इज अ सोसाइटल टर्म। जो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है वो है पीपल। और सिटीजन क्या है, ये एक लीगल टर्म है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है किसको, उस पर्टिकुलर पर्सन को कि आप इस कंट्री में रह रहे हैं तो हम क्या है इंडिया के सिटीजन हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कैसे, पार्ट 2 की अकॉर्डिंग। तो जब इंडिया मतलब इंडिया को फ्रीडम मिल गई थी तो इंडिया में कौन से लोग रहेंगे, कौन होगा इंडिया का सिटीजन, इस बारे में ये बात की गई थी। लेकिन अभी एट प्रेजेंट पार्ट 2 को सिटीजनशिप डिफाइन करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप की बात है, लेकिन पार्ट 2 को सिटीजनशिप डिफाइन अभी जो मतलब अभी के लिए, मान लो कोई बच्चा पैदा होता है न्यू या कोई नया स्टेट आता है तो अभी पार्ट 2 को जो है अब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। ये हमने पहले एक्सरसाइज किया 1955 तक। उसके बाद 1955 से सिटीजनशिप एक्ट 1955 इसका यूज होता है। कैसे, अब इसको बारी बारी से देखते हैं। अभी पहले समझते हैं ये पार्ट 2 क्या है। तो पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 ये बात करता है कि कौन होगा इंडिया का सिटीजन। अब इस पार्ट 2 में आर्टिकल कहाँ तक। मैम मेरे को एक डाउट है, आपने अभी ये बोला कि जो सिटीजनशिप है वो होता है कि हम इंडिया में मतलब हम इंडिया के सिटीजन और पीपल होते हैं जस्ट अ नॉर्मल सोसाइटी। तो हमारा जो प्रियम्बल है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो उसमें सिटीजन जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होना चाहिए था एज कम्पेरेटिव टू पीपल, क्योंकि वो तो सिटीजन के लिए होगा, कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडियन सिटीजन के लिए होती है। बेटा देखो उसमें क्या था कि जब हमारा मतलब प्रियम्बल उससे अटैच किया गया था तब हमने जो है अभी भी डिफाइन नहीं किया था कि कौन होगा सिटीजन। अगर हम ऐसे में सिटीजन डाल देते तो उसमें ऐसे भी लोग थे जो हो सकता है इंडिया के सिटीजन नहीं हो, लेकिन फिर भी उन्होंने इंडिया के बनने में या इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनने में क्या किया, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। हमने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प ली है, यानी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों की हेल्प ली है। इसके अलावा कोई बेबी पैदा होता है, अभी वो इंडिया का सिटीजन होगा नहीं होगा, ठीक है, या कोई लोग आके इंडिया में बस जाते हैं, ठीक है, अब उनको कुछ सर्टेन पीरियड के बाद सिटीजनशिप अलाउड होगी, लेकिन क्योंकि वो हमारे इंडिया में रहेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो हम उनके भी कंट्रीब्यूशन को क्या कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। इसलिए प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल एक्चुअली आपके मोरल या एथिकल प्रिंसिपल्स को दिखाता है, इंडिया के एथिकल प्रिंसिपल को। जो हमारा एथिकल प्रिंसिपल है वो बात करता है वसुधैव कुटुंबकम की, कि इस अर्थ में रहने वाला हर पर्सन को इंडिया अपना क्या करता है, अपना भाई मानता है, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करती है। जो प्रियम्बल है दैट इज द आइडियल ऑफ द विजन ऑफ द इंडिया। तो हमारा जो इंडियन विजन है वो वसुधैव कुटुंबकम पे बेस्ड है, इसलिए जो प्रियम्बल है वहां पे पीपल लिखा है, सिटीजन। ठीक है, किसने पूछा था, दीप्ति ने। तो दीप्ति आपको क्लियर हुआ? यस मैम, हो गया। अभी विजिबल हो रहा है क्या बोर्ड? यस मैम। यस मैम, अभी विजिबल हो रहा है। नाउ प्लीज सी कि ये जो मैप व्हाट आई एम ड्राइंग कि ये आपको दिख रहा है? अभी क्या बताया? दिख रहा है एक्चुअली नेटवर्क इशू था। मैंने कुछ नहीं बताया बेटा, जस्ट क्लियर द डाउट व्हाट शी हैज आस्क्ड। उसने ये पूछा था कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में हमने वी द पीपल क्यों लिखा है, वी द सिटीजंस क्यों नहीं लिखा है? वो इसलिए लिखा है क्योंकि जो पीपल है ये पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा प्रियम्बल है वो मोरल वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। अब ये आप बता दो, ये मैप तो आपको विजिबल हो रहा है ना? यस मैम। देखो
जैसे मान लो कि ये जैसे ये प्लेस है, अभी जो समझ में आ रहा है ये इंडिया का पार्ट होगा, ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस प्लेस, ये यहाँ पे मान लो पाकिस्तान का पार्ट है, ठीक है, मान लो कि अभी फॉर एग्जांपल मान लो ये पाकिस्तान का पार्ट है, तो जो ये इतना पार्ट है ना, इतना, इसको हम इंडिया में ले या पाकिस्तान, या कभी कभी आप देखो मैप ऐसे ऐसे बीच में रहता है, तो जो ये वाला, ये तो समझ में आ रहा है ये इंडिया होगा, ये तो ये बीच में, या जो थोड़ा सा इंडिया में थोड़ा सा पाकिस्तान में, इसको हम किस में लेंगे, इस पर्टिकुलर चीज को हम इनक्लेव कहते हैं। तो जो लोग इस इनक्लेव में रहने वाले लोग थे, उनको हमेशा यही डाउट था हम इंडियन है या बांग्लादेशी हैं। तो उस एवरेज में क्या किया गया कि एक लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट किया गया कि कुछ पार्ट हम बांग्लादेशियों को दिया है हमने, और कुछ बांग्लादेश ने हमें दे दिया है, जिससे इस पर्टिकुलर जगह पे रहने वाले जो इस तरीके के, मान लो यहाँ पे जब आप बांग्लादेश का मैप देखोगे तो असम बहुत सारे स्टेट इसमें लाई करते हैं, तो कुछ पार्ट हमने बांग्लादेश को दिया है और कुछ बांग्लादेश ने हमें दिया है, और ये क्योंकि नए पार्ट इंडिया में ऐड हो रहे थे, तो इसलिए आपके पार्ट 3 का भी, सॉरी आर्टिकल 3 का भी पार्ट है और आर्टिकल 2 का भी पार्ट है, क्योंकि जो बांग्लादेश ने हमें दिया वो नया था, वो आर्टिकल 3 में जाएगा, कुछ पार्ट जो हमने पहले से थे और हम बांग्लादेश को दे रहे थे वो आर्टिकल 2 में जाएगा। तो किसने पूछा था बांग्लादेश वाला इशू, वो आपको क्लियर हो गया? यस मैम, यस मैम। मतलब उस पार्ट से भी कुछ हमने शेयर किया और हमारे हिस्से से भी, और उन्होंने भी किया और हमने भी किया है, तो इसीलिए तो एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ हमने दिया और कुछ तुमने दिया, और बातों को यहीं पे हला भला करके हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका पर्पस क्या था मैम, स्पेशली पर्पस क्या था? पर्पस यही होगा बेटा, सी अगर कोई पार्ट ये है, अगेन सी कि ये तो इंडिया है, ये भी इंडिया है, तो ये वाले यहाँ के रहने वाले लोग कहते हैं हम इंडियन है, ये भी कह रहे हैं हम इंडियन है, जो ये पार्ट अंदर जाके फिर इधर जा रहा है, ये इंडिया ने अपने में भी नहीं लिया और ये अदर कंट्री कह रही है तुम हमारे भी नहीं हो, तो यहाँ के रहने वाले लोग ये अपनी सिटीजनशिप, अपनी आइडेंटिटी कैसे बताएं कि हम बांग्लादेशी हैं या भारतीय है या इंडियन है, तो इनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। तो अब इसको जब एग्रीमेंट कर लिया गया कि यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट आपका बांग्लादेश का होगा या इंडिया का होगा, तो ये सारे इश्यूज क्या हो जाएंगे, या अब इंडिया कोई भी मैप आप बोलो तो ऐसा या कहीं ऐसे हो जाए, तो चलो ये तो आपकी उस कंट्री में चला गया, ये वाले लोग कहाँ जाएंगे, इसको ये चीजें आपके डिस्प्यूट को सॉल्व की गई। इनक्लेव इसको जो ये जहाँ भी इस तरीके का मैप का होता है ना, उसको हम इनक्लेव कहते हैं। इनक्लेव में रहने वाले लोगों की सिटीजनशिप को डिफाइन किया गया है लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट से। और कोई डाउट है या पार्ट 2 पे चलें? मैम मैम रिसेंटली 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ था मैम, जो कि इलीगल माइग्रेंट्स जो आसाम और बांग्लादेश का कुछ था, उसमें मैम क्या क्या चीजें ऐड और चेंजेस हुए अमेंडमेंट में? वो बताएंगे आपको। एक्चुअली ना पहले पार्ट तो समझ लो कि शुरुआत कहाँ से हुई है, तो वो तो वहां तक तो पहुंचेंगे ही। एक्चुअली जो जितने भी आपके करंट इश्यूज है ना, जब हम एकदम पहली क्लास डिस्कस कर रहे थे तो हमने अपना प्लान क्या बनाया था कि पहले हम स्टैटिक को समझ लेते कि चीजें एक्चुअली हैं क्या, है ना। हम सेकंड फ्लोर पे कब पहुंचेंगे, जब फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों से होके जाएंगे। सेकंड फ्लोर में डायरेक्ट चढ़ने की कोशिश करेंगे तो या तो गिरेंगे या तो पहुंचेंगे नहीं, है ना। और पहुंचेंगे तो बड़े सारे रिस्क लेके पहुंचना होगा। तो पहले क्या करते हैं कि एक अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी का मतलब आप समझते हो कि सबको एक लेवल पे ला दिया जाए, फिर हम आगे पहुंचे। तो जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो दैट इज द पार्ट ऑफ योर करेंट अफेयर्स। वी विल डिस्कस आल्सो दोस पार्ट्स आल्सो। फिर पहले हम एक अपने बेस को बना लें कि पहले तो हम डिफाइन कर लें कि भाई सिटीजनशिप होती क्या है, पहले कैसे दी गई, कब रोकी गई, अब कैसे होती है। तो फिर हम आपके जो आप अभी पूछ रहे हो 2019 वाला जो चेंजेस है, तब हम उसको समझ पाएंगे जब हम ये समझ पाए कि पहले क्या था। ठीक है, जब पहले समझेंगे कि पहले क्या था और उसमें कहाँ गलतियां थी कि उसको अमेंड करना पड़ा, कुछ तो प्रॉब्लम रही होंगी जिसके लिए हम चेंज लेके आए हैं। तो इसलिए पहले समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम थी क्या और हुई थी। ठीक है, तब हम इसको समझेंगे। आपका जो एक्ट है जब हमारा पूरा स्टैटिक हो जाएगा तो करंट अफेयर की जितनी चीजें हैं वो इन कंसोलिडेटेड वे हम पढ़ लेंगे। पर वो समझ, अब जैसे कि मान लो उसमें आएगा अमेंडमेंट हुआ, मेजोरिटी पास की गई, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा कि अमेंडमेंट कैसे होता है, मेजोरिटी कैसे बनाई। तो पहले हम स्टैटिक को कवर कर लेते हैं। ठीक है, किसने पूछा था ये, किसने पूछा था क्वेश्चन? संजीत। ठीक है बेटा, तो इज देयर एनी डाउट? आप कोई प्रॉब्लम है, हम इसको डिस्कस करेंगे, रिलैक्स अबाउट इट, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा।
तो पार्ट 2 व्हाट आई एम डिस्कसिंग कि पार्ट 2 डिफाइन करता है आपकी सिटीजनशिप को कि कौन होगा इंडिया का सिटीजन, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल कहां से आते हैं, आपके आर्टिकल है 5 to 11 और अब इस पार्ट 2 को हम सिटीजनशिप डिफाइन करने के लिए यूज नहीं करते हैं। अब एक जो नया एक्ट है वो है सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सिटीजनशिप को डिफाइन करते हैं। तो अब हम देखते हैं एक एक बारी से कि आर्टिकल्स क्या है, ठीक है। पहला है एक आर्टिकल है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 कहता है कि कौन होगा इंडिया का सिटीजन। तो इंडिया का सिटीजन आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग ये है कि कोई पर्सन अगर इंडिया में बॉर्न हुआ है, अगर कोई पर्सन किसी का भी जन्म इंडिया में होता है तो वो क्या, और यहाँ डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब होता है या तो उसकी मम्मी या तो उसके फादर, और आइदर द मैटरनल साइड और द पैटर्नल साइड इज फ्रॉम इंडिया, तो दैट पर्सन इज नोन एज इंडियन। पहली बात आपको क्लियर हुई कि कौन, आर्टिकल 5 कहता है वो बच्चा जो इंडिया में पैदा हुआ हो या तो उसका वो बॉर्न हुआ है इंडिया में या उसके मम्मी या फादर, उसको हम कहते हैं डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब ईदर मदर और द फादर इज फ्रॉम द इंडिया एंड द बेबी इज नोन एज इंडियन। तो ये है आपका आर्टिकल 5। अब हमने ये भी समझा था कि जब इंडिया बना तो इंडिया का क्या हो गया, पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मतलब पाकिस्तान बन गया और इंडिया बन गया। तो जब पार्टिसिपेशन हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया भी तो आए होंगे, कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे। तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे, पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जो लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे वो भी इंडियन सिटीजन माने गए। किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, तो उनको इंडियन जो है बना दिया गया। आर्टिकल 7 ने बात की, देखो हम इंडिया वाले बड़े लिबरल थे, इन्होंने क्या किया कि कुछ लोग थे वो पाकिस्तान चले गए थे, माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान जाने के बाद उनको लगा कि पाकिस्तान में हम नहीं रह सकते और वापस इंडिया आ गए, ठीक है। तो पहले पाकिस्तान गए फिर वापस इंडिया आए, उनको भी इन्होंने इंडियन बनाया। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग। तो आर्टिकल 5, बच्चा पैदा होता है, कोई भी बच्चा तो कोई बेबी बोर्न होता है या डोमिसाइल होता है तो इंडिया का सिटीजन। जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए हैं वो इंडिया के सिटीजन। थर्ड, जो लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए और वापस इंडिया आ गए तो वो इंडिया के सिटीजन। फिर आर्टिकल 8 कहता है ओवरसीज सिटीजन्स हु रिटर्न टू इंडिया। ये ओवरसीज सिटीजन्स क्या होते हैं कि जब इंडिया कॉलोनाइज्ड था ब्रिटेन से, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो उस ब्रिटेन ने केवल इंडिया को ही नहीं, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और इंडोनेशिया, तो यानी कि बहुत सारे जो नेशंस हैं वो कॉलोनाइज थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो कुछ लोगों को इन लोगों ने क्या किया था, उन जगहों पे बसा दिया था। जैसे श्रीलंका में कुछ लोग थे, जैसे अभी हमारे तमिलियंस हैं, बहुत सारे तमिलियंस कहाँ है, श्रीलंका में, और उनको वहां पे बड़ा परेशान किया जाता है इस समय। कभी कभी आप पढ़ते होंगे फिशरमैन इशू, ये तमिलियंस को श्रीलंका में बड़ा परेशान करते हैं। तो वो लोग जो कि ओवरसीज थे और वो भी अगर इंडिया में आना चाहे हैं या वो इंडिया में आए हैं तो ओवरसीज सिटीजन्स को भी इंडिया की सिटीजनशिप ग्रांट की गई, दी गई, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके आर्टिकल 9 पे कि कौन, अगर इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप है, हम अपने लोगों को एक ही पहचान देते हैं, हमारी एक ही आइडेंटिटी है, दैट वी आर इंडियन। हम हो सकता है बिहारी हो सकता है राजस्थान के मारवाड़ी हो, जो भी है, लेकिन हमारी सिंगल आइडेंटिटी इज नोन एज इंडियन, ठीक है। हमारी जो सिटीजनशिप डिफाइन होती है वो सिर्फ इंडियन से डिफाइन होती है, किसी स्टेट से डिफाइन नहीं होती है। बट अगर कोई पर्सन किसी और देश की, मतलब मान लो कि यूएसए की, बी इट एनी कंट्री, किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है या वह उस देश का सिटीजन बन जाता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। कोई भी पर्सन अगर किसी और नेशन की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेगा तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म कर दी जाती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 10 पे कि अगर आप इंडिया के सिटीजन बन गए तो क्या, अगर हम सिटीजन बन गए तो हम एज ए सिटीजन जो हमारे राइट्स हैं उनको डिमांड कर सकते हैं, किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट क्या करेगा, हमें वो राइट देगा। एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर आर्टिकल 11 पे आते हैं, तब आपको समझ आएगा सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या है। आर्टिकल 5, कौन बनेगा इंडिया का सिटीजन, प्लीज बिना देखे बताओ कौन होगा इंडिया का सिटीजन। डोमिसाइल, वेरी गुड। अब आर्टिकल 6 ये किसको बनाता है इंडिया का सिटीजन, किसको बनाएगा, इंडिया रिटर्न हुए हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी गई, ठीक है। आर्टिकल 7 ने किसको इंडिया का सिटीजन बनाया, went to Pakistan and then पहले तो पाकिस्तान चले गए और फिर जो है इंडिया वापस आ गए, ये बने हैं आपके आर्टिकल 7 से। आर्टिकल 8
ने बनाया था इसको? जो ओवरसीज वापस रिटर्न हो रहा है। और आर्टिकल 9 किस बारे में बात करता है? सिटीजनशिप लूज लूज कैसे हो जाएगी? अगर किसी और कंट्री का सिटीजनशिप वो एक्सेप्ट कर लेते तो। वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट आर्टिकल 10? आर्टिकल 10 में क्या बोला है? कंटिन्यूएशन ऑफ राइट। मतलब अब हम आ जाते हैं, ये तो याद रहेगा आपको, एक बार रिवाइज भी आप कर लीजिएगा विद इन 24 आवर्स, एक बार आप रिवाइज कर लिया करिए। अब आपकी क्लास तो होगी कल 5:30 है ना, आपके पास 24 घंटे का टाइम है, एक बार आपने सुना है, अब आपको हार्डली 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट का टाइम निकाल के एक बार इस पीपीटी को रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा और वो आपको याद रहेगा। अब हम बताते हैं आर्टिकल 11 पे, जिसने ये बेस बनाया सिटीजनशिप एक्ट 1955 का। क्या कहा आर्टिकल 11 ने? आर्टिकल 11 ने कहा कि ऊपर की ये सारी चीजें तो राइट होंगी, तो कौन कौन सिटीजन है, चलो ठीक है, ये सब हमने बनाया था, लेकिन जब भी पार्लियामेंट को लगता है कि इस सिटीजनशिप एक्ट में कुछ चेंज करने की जरूरत है, तो पार्लियामेंट वो चेंज कर सकता है। आर्टिकल 11 ने पार्लियामेंट को ये राइट दे दिया, ये अधिकार दे दिया कि आप जब चाहो सिटीजनशिप एक्ट को चेंज कर सकते हो। तो पार्लियामेंट ने चेंज किया, पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया सिटीजनशिप एक्ट 1955। इन्होंने पार्लियामेंट ने कहा कि अब ऊपर की चीजों को नहीं, अब इसके अकॉर्डिंग हम जो है सिटीजनशिप डिफाइन करेंगे। आपको लगता है ये क्यों किया गया होगा? जैसे पहली बात कही गई कि या तो कोई बॉर्न हो या डोमिसाइल हो। मान लो बांग्लादेश से कोई लोग आते हैं घूमने, या मान लो कि बांग्लादेश के कोई लोग हैं जो इंडिया में जॉब कर रहे हैं, उनका यहाँ पे बेबी पैदा हो जाता है, कोई बेबी होता है, तो अब वो बेबी तो कहेगा ना कि आर्टिकल 5 में आपने मेंशन करके रखा है तो मुझे इंडियन बनाओ। तो यहाँ पे अब इससे क्या होगा, इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, अपने लोगों को रिसोर्स दिलाएं, दूसरे लोगों के अगर बेबी यहाँ हो जाते तो हम उनको रिसोर्स दिलाएं। सेकंड थिंग, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से इंडिया अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया इन कंपैरिजन तो पाकिस्तान हम थोड़े से अच्छे देश हैं, हम रिच हैं पाकिस्तान के कंपैरिजन में। अभी भी वो लोग आएंगे तो क्या हम उनको पाकिस्तानियों को इंडियन सिटीजनशिप दे सकते हैं? तो क्या हमारे पास तो रिसोर्स ही नहीं है, हम अपने लोगों को जॉब नहीं दे पाते हैं, तो बाकी लोग आ जाएंगे, तो हमारे हम इतने रिच नेशन नहीं है। इसलिए सिटीजनशिप एक्ट में ये नया एक्ट डाला गया कि अब सिटीजनशिप कौन इंडिया का सिटीजन होगा वो डिफाइन करेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 से। तो अभी जो हमारे प्रैक्टिस में चल रहा है ये है आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसने क्या कहा, इन्होंने 5 चीजों को जुड़ा। ठीक है, क्या 5 बातें थी कि कौन होगा इंडिया का सिटीजन? तो 5 बातें कही कि कोई बेबी बोर्न हुआ है, कोई भी बच्चा पैदा होगा, 1987 एक डेट रखी गई थी। ठीक है, 1 जुलाई 1987 के पहले कोई भी बेबी बोर्न होता है तो वो इंडिया का सिटीजन होगा। दूसरा कहा गया बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब, बाय डिसेंट का मतलब उसके या तो पैटर्नल साइड का या मैटरनल साइड का कोई कनेक्शन इंडिया में रहा होगा तो वो जो है इंडिया का सिटीजनशिप होगा। फिर थर्ड है आपका बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है, इसको अच्छे से समझिए, इसमें दिया गया 14 इयर्स। मान लो कि कोई पर्सन यूएसए में रहता है, मान लो सपोज कि कोई पर्सन यूएसए में है और 14 इयर्स से 11 इयर्स वो आ रहा है जा रहा है, मतलब 14 सालों में टोटल कितने डेज जाएंगे? 40 into 365 इतने दिन होंगे टोटल वो इंडिया में, मतलब टोटल इतने दिन होंगे 40 into 365। इसमें 11 इयर्स वो इंडिया में रहना चाहिए। इसका मतलब कि 11 into 365 डेज जितने भी होंगे, मान लो कि 40 into 365 100 डेज हो रहे हैं, तो उन 100 डेज में से 11 डेज यानी कि मान लो 90 डेज समझ के चलते हैं वैसे फॉर एन एग्जांपल, तो क्या होगा, आओ भी जाओ भी हो सकता है, तो परमानेंट इंडिया में ना भी बसो, लेकिन जो 11 इयर्स की जो भी ड्यूरेशन है वो आपने इंडिया में कंप्लीट कर ली। 14 सालों में से 11 इयर्स की जो भी ड्यूरेशन हो रही है वो आप इंडिया में रह रहे हो, भले से वो फ्रैक्चर्ड रहो, आओ जाओ कॉन्सेप्ट पे भी रहो, लेकिन जितना भी 11 इयर्स में जितने भी दिन होते हैं वो आपने इंडिया में गुजारे हो। प्लस लास्ट का जो 1 ईयर है, लास्ट 1 ईयर से आप लगातार इंडिया में रहने चाहिए, आप फिर जो है फॉरेन कंट्रीज नहीं जाएंगे। तो 15 सालों में से 12 साल अगर कोई पर्सन इंडिया में रहता है तो विद द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन आप इंडिया के सिटीजन जो है बन जाएंगे। ये बात क्लियर हुई या फिर से बताएं? क्लियर हुआ ये? आकाश, अनामिका मैम और एक बार समझा दीजिए मैम, थर्ड पॉइंट बताते हैं। देखो I have a question, ma'am, about that. Ma'am, this act made on 1958, right? So why by 1987 को कर दिया गया? Yes, that's my question. Okay. Why ये देखो बेटा, only 1987
taken by government that by before 1st July of 1989. ओके एक्चुअली जो आपका हम 1955 का एक्ट पढ़ रहे हैं, ये हम अभी इसका फाइनल ड्राफ्ट पढ़ रहे हैं। तो 1955 के एक्ट में विद इन द टाइम बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं। तो अभी किसी बच्चे ने पूछा था ना कि सिटीजनशिप एक्ट 1990 जो 2019 वाला है वो क्या है, तो जो सिटीजनशिप एक्ट 2019 भी है वो इसी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है। तो सिटीजनशिप एक्ट जो है प्रॉपर टाइम टू टाइम उसमें अमेंडमेंट होता है। तो जब ये डिफाइन हुआ था तो टाइम कुछ और था। इसके अलावा हम टाइम में थोड़ा बहुत चेंजेस करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग जो है चेंजेस करते रहते हैं। तो अभी हम वो पढ़ रहे हैं जो अभी फाइनल सिचुएशन है। अब हम आ जाते हैं दूसरे जो आपका थर्ड पॉइंट है कि वो क्या है। थर्ड पॉइंट क्या है, प्लीज अनम्यूट। कौन है ये, प्रियंका या प्रणति? प्लीज अनम्यूट। प्रणति अनम्यूट कर दो। नेचुरलाइजेशन प्रोसेस का मतलब है कि 14 इयर्स में से 11 इयर्स, मतलब 14 इयर्स में टोटल कितने दिन होंगे? 14 इंटू, मान लो कि हम एक साल में अगर 300 दिन होते हैं तो 14 इयर्स में कितने दिन होंगे? 4200 डेज होंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक साल में सिर्फ 300 दिन है। अब आपकी जो प्रोसेस है वो ये है कि 14 इयर्स में से 11 इयर्स में जितने दिन होंगे उतने दिन आप इंडिया में रहने चाहिए। तो मान लो कि 11 इयर्स का मतलब 3300 4200 में से 3300 डेज कॉन्टिन्यूसली नहीं भी, लेकिन थोड़े से मतलब थोड़ा दिन आप रहे फिर चले गए, फिर रहे फिर चले गए, लेकिन एटलीस्ट जो 3300 डेज था वो आप इंडिया में रहे हैं। तो 14 इयर्स में से 11 इयर्स आप इंडिया में रहे हैं। इसके अलावा जो अंतिम का एक साल होगा यानी 15th ईयर होगा, 15th वाला ईयर, वो लगातार उसमें फिर आप एक बार भी फॉरेन नहीं गए हैं, लगातार आप इंडिया में रह जाओगे। तो विद द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन आप इंडिया के सिटीजन माने जाओगे। अब क्लियर हो? नेचुरलाइजेशन क्लियर हो रहा है आपको? मितांशु, दीप्ति, गरिमा, साक्षी, अब क्लियर हुआ सबको? संदीप, संजीत, एंड वेयर इज yes ma'am. सॉरी Ma'am, 1987 is there now till now. क्या बेटा? 1987 ही क्यों लिया गया था मैम? बेटा मैंने आपको बताया 1987 लिया नहीं गया है, ये सारी चीजें चेंज हुई हैं। तो उस समय कुछ और था 1987, बाद में धीरे धीरे क्या करके अमेंड करके इसमें जोड़ा या घटाया गया है। हम 1955 वो पढ़ रहे हैं जो अभी एट प्रेजेंट जोड़ने और या हटाने के बाद हमारे सामने रखा हुआ है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? मैम मेरे को ये थर्ड पॉइंट में ये समझ नहीं आया कि 11 इयर्स आउट ऑफ 40, ये 14 इयर्स लिखने का मतलब क्या है? हम डायरेक्टली ये लिख देते कि 11 साल एटलीस्ट, उन 11 साल के जितने दिन होते उतने रह लो, वो 14 साल लिखने की क्या जरूरत पड़ गया? 11 साल में जितने दिन होंगे उतने दिन रह लो। हाँ, मतलब 14 इयर्स लिखने का फिर मतलब क्या है कि आउट ऑफ 14 इयर्स हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि अगर कोई सिटीजन है वो 11 इयर्स तक इंडिया में रह रहा है या 11 ईयर में जितने डेज होते हैं उतने रह रहे हैं, तो बेटा एक्चुअली ना हमारे यहाँ पे 7 का कॉन्सेप्ट है। जो डेज है क्योंकि 7 है ना, तो इन 7 का कॉन्सेप्ट है 7 दिन। ठीक है, तो 7 का जब ये कॉन्सेप्ट है तो 7 के ही रेशियो में 14 है, इसलिए 14 को लिया जाता है। और दूसरा इसको हिंदू माइथोलॉजी से जोड़ा जाता है कि वो जो आपके भगवान राम का वो क्या था, एग्जाइल में जो गए थे, फॉरेस्ट में गए थे, वो 14 इयर्स का था, तो वहां से भी 14 इयर्स का कॉन्सेप्ट लिया गया है। और ऐसा माना जाता है कि जैसे ये 7 के 2 रेशियो कंप्लीट हो जाते हैं, ये जो 7 की जो साइक्लिक फॉर्मेशन है वो हमें किसी पर्टिकुलर चीज को अडॉप्ट कराने का, मतलब किसी पर्टिकुलर को मोर इंक्लाइन टू अडॉप्ट दोस थिंग्स। ठीक है, इसलिए आपको 14 लिया गया है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? यस मैम। और मैम एक और चीज पूछनी है मुझे कि जो आर्टिकल 7 है वो पार्ट आर्टिकल 7 सिटीजनशिप में ही तो उसमें लिखा था कि जो लोग पाकिस्तान चले गए और वो वापस इंडिया आए, तो मतलब कोई टाइम पीरियड है कि वो 2 इयर्स के लिए चले गए फिर वापस आए, या फिर जब ये नहीं, ये 1955 में जो एक्ट आपका आया था ना, तो 1955 के पहले जितने लोग आ रहे थे और जा रहे थे वो सब जो है आपके पार्ट 2 के हिसाब से चल रहा था। लेकिन जब पार्लियामेंट ने 1955 में एक्ट ला दिया तो फिर ये सारी चीजें खत्म हो गई। ठीक है, तो 1955 तक यही सारी जो सिचुएशन जो है चल रही थी। अब इसी से क्या होगा, रिसोर्स क्रंच हो जाएगा कंट्री में। तो 1955 के बाद हम 1955 का जो एक्ट है इसको फॉलो कर रहे हैं। उसके पहले का वो सारा कुछ है, 1 या 2 नहीं था, वो यही था कि जब तक कोई अब जब नया एक्ट आ गया तो उसके अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। ठीक है,
कौन किसमें दीप्ति। अब हम आ जाते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 कहता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बाय इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है कि मान लो अभी जम्मू वो आपका गिलगित बाल्टिस्तान वो पाकिस्तान में आ रहा है, या वो कह रहा है हम एकदम ऑटोनॉमस स्टेट है, ना इंडिया के ना पाकिस्तान के, हम जाए वॉर कर दें, वॉर करके उनको अपने एरिया में इनकॉर्पोरेट करने, मतलब अब से गिलगित बाल्टिस्तान भी अगर इंडिया का पार्ट होगा तो उसके जो लोग होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे इंडिया। जैसे गोवा पुर्तगालियों का था, इंडिया ने क्या किया थ्रू वॉर उसको एनेक्स कर लिया, पुर्तगालियों से हमने जब गोवा ले लिया तो अब गोवा के सारे लोग क्या हो जाएंगे इंडियन। तो बाई इनकॉर्पोरेशन जो है हम इंडियन हो सकते हैं। अब है बाई रजिस्ट्रेशन। बाई रजिस्ट्रेशन क्या है, जैसे आपके अदनान सामी है ना, जैसे जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया, कोई रजिस्ट्रेशन करा दे कि हमें इंडिया का सिटीजन होना है। अब जो हमारी इंडियन एम्बेसी है वो ये सारी चीजें मतलब बताएगी आपको कितने दिनों तक इंडिया में रहना चाहिए या आपके ऊपर क्या क्या चीजें लागू होंगी। तो वो सब चीजें जब चेकआउट कर ली जाती है तो शायद 5 साल 7 साल जितना भी एम्बेसी अलॉट करेगी उसके अकॉर्डिंग वो पर्सन इंडिया का सिटीजन बनेगा। ठीक है, तो ये मेथड हमें 1955 के एक्ट ने दी। अब ऑलरेडी टाइम हो गया, तो अब अभी तक हमने देखा कि हमें सिटीजनशिप मिलती कैसे है। अगर हमें सिटीजनशिप मिलती है तो सिटीजनशिप जा भी सकती है। अब क्या क्या तरीके होंगे जिससे हमारी सिटीजनशिप जा सकती है वो हम देखेंगे आपका बाय टुमारो। दैट विल बी डिस्कस बाय टुमारो कि हाउ द सिटीजनशिप विल हाउ वी लूज आवर सिटीजनशिप, क्या तरीके हैं जिससे कहते हैं कि सिटीजनशिप चली जाती है। इसके अलावा कुछ स्पेशल टर्म जैसे एनआरआई, पीआईओ, एसीआई ये क्या होता है। इतना ही बचा था। आई थॉट कि आज हमारा ये हो जाएगा, बट थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो गई और इस वजह से हमारा ये थोड़ा सा लेक्चर रह गया। तो कल हम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फंडामेंटल राइट। कल हम फंडामेंटल राइट शुरू करेंगे और शुरू करेंगे 5-10 मिनट होगा। इस 5-10 मिनट में हमारा सिटीजनशिप एक्ट क्लियर हो जाएगा। अभी जो रिसेंट चेंजेस हुए जो असम में जो भी केसेस हो रहे हैं पहले हम अपना बेस समझ लेते हैं, पूरा स्टैटिक कवर कर लेते हैं। जब हमारी लास्ट की 4-5 क्लासेस होगी उसमें वी विल डिस्कस ऑल दोस करंट अफेयर्स व्हिच आर रनिंग इन द कंट्री एट प्रेजेंट, राइट? Is there any doubt for today's lecture? Any doubt? No, yeah, ma'am. So now the rest thing. 1987 लेने का कोई वजह नहीं था, मतलब एक यूनिट पकड़ लिया, मतलब होता है मैम। नहीं मैंने आपसे कहा 1955 में वो चीज 1987 नहीं लिखी थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ा जब 1970 आया तो उन्होंने 1987 कर दिया, 1987 आएगा। अभी तक इसमें कुछ चेंज नहीं, ये मैंने बताया आपको। ना अभी समझ में आ गया, कोई बात। ओके मैम, ओके दैट अभी जो बचा पार्ट है दैट वी विल डिस्कस बाय टुमारो। दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय ऑल। ओके।